हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम भौतिक विज्ञान में यांत्रिकी मैकेनिक्स के पार्ट 3 के एमसीक्यूज को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपने इसके पहले के पार्ट को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न है, बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का प्रकथन है? ऊर्जा का, दाब का, रैखिक संवेग का या फिर द्रव्यमान का? तो बर्नौली का सिद्धांत ऊर्जा के संरक्षण का प्रकथन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा। और हाँ, ये सारे क्वेश्चंस जो है वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो मैंने उसको भी मेंशन कर दिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी यानी कि गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा? कुतुब मीनार के ऊपर, भूमध्य रेखा पर, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर या फिर अंटार्कटिका के कैंप पर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? वजन, घनत्व, आयतन या फिर द्रव्यमान? तो द्रव्यमान जो है वो किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ के परिमाण की मूलभूत माप को कहते हैं। अतः इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका द्रव्यमान होगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान। अगला प्रश्न है, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है, स्थिज ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा है, ऊष्मा ऊर्जा है या फिर गतिज ऊर्जा है? तो किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को ही हम लोग स्थिज ऊर्जा कहते हैं। तो घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा जो होगी वो स्थिज ऊर्जा होगी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्थिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? गीली मिट्टी, स्टील, रबड़ या फिर प्लास्टिक? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टील जो है वो सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, स्टील। अगला प्रश्न है, स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है बैटरी से, करचन ऐंठन से, हमारे हाथों के विभिन्न संचालन से या फिर द्रव्य क्रिस्टल से? तो स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हमारे हाथों के विभिन्न संचालन से। और हाँ, क्रिस्टल घड़ियों में यह ऊर्जा द्रव्य क्रिस्टल से प्राप्त होती है और सामान्य हाथ की चाबी वाली घड़ियां स्प्रिंग में स्थिज ऊर्जा के कारण चल पाती है। तो स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा हमारे हाथों के विभिन्न संचालन से मिलती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? तो पानी का स्तर बढ़ेगा, कम होगा, पहले बढ़ेगा या फिर कम होगा या फिर उतना ही रहेगा? तो पानी के एक गिलास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, यदि वह बर्फ का टुकड़ा पिघल जाता है तो पानी के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात पानी जो है वो उतना ही रहेगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उतना ही रहेगा। अगला प्रश्न है, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? तो महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज जो थे वो ग्रीस से संबंधित थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीस। अगला प्रश्न है, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने पृष्ठभाग के बराबर, भार के बराबर, आयतन के बराबर या फिर घनत्व के बराबर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयतन के बराबर। अगर कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने आयतन के बराबर, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है लुई पास्चर, आर्किमिडीज, न्यूटन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्किमिडीज जो थे वही उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है। अगला प्रश्न है, साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव पहले घटता है फिर बढ़ता है या फिर बढ़ जाता है, घट जाता है या फिर अपरिवर्तित रहता है? तो साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव जो है वो घट जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। साबुन डिटर्जेंट जल का पृष्ठ तनाव को कम कर देते हैं, अतः वे मैले कपड़ों में गहराई तक चले जाते हैं जिससे कपड़ा जो है ज्यादा साफ होता है। तो साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव घट जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है,
जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घट जाता है जब शुद्ध जल में भी डिटर्जेंट डाला जाता है तो। अगला प्रश्न है, साबुन के द्वारा सतहों को साफ करने का सिद्धांत आधारित है प्लवन पर, प्रत्यास्थता पर, पृष्ठ तनाव पर या फिर संयंता पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पृष्ठ तनाव पर साबुन के द्वारा सतहों को साफ करने का सिद्धांत आधारित है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसी तरल लौकिक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्त काल 2% बढ़ जाएगा, 4% बढ़ जाएगा, 8% बढ़ जाएगा या फिर 12% बढ़ जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2% बढ़ जाएगा। किसी तरल लौकिक की लंबाई अगर 4% बढ़ा दी जाए तो। अगला प्रश्न है, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो किसी भी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग 36,000 किलोमीटर होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 36,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1/6। अगला प्रश्न है, भूस्थिर उपग्रह यानी कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का आवर्त काल होता है। तो भूस्थिर उपग्रह का आवर्त काल 24 घंटे का होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 24। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? हेलीकॉप्टर, जेट, रॉकेट या फिर विमान? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जेट जो है वो रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? घर्षण बल के कारण, गुरुत्वाबल के कारण, अपकेंद्री बल के कारण या फिर अभिकेंद्री बल के कारण? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपकेंद्री बल के कारण जो है वो दूध से क्रीम अलग हो जाती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा का निर्माण होता है। तो सूर्य की ऊर्जा का निर्माण उसके अंदर होने वाले नाभिकीय संलयन अभिक्रिया से होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य की ऊर्जा का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में दो नाभिक मिलकर एक नए नाभिक का निर्माण करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य की ऊर्जा का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? तो बादलों के आकाश में तैरने का कारण उनका निम्न घनत्व होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निम्न घनत्व। कम घनत्व होने के कारण ही बादलों का भार वायु में कम रहता है और वे तैरते रहते हैं। तो निम्न घनत्व के कारण ही बादल वायुमंडल में तैरते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निम्न घनत्व। अगला प्रश्न है, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें गति का पहला नियम लागू होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गति का पहला नियम। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको नए टॉपिक के वीडियो में। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।